सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। किसान भाइयों, ग्रामीण भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, ग्रामीण भाइयों, आपा गाँव रहा और गाँव अपन आपसी सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपसी सहयोग की जब आप बात करा तो याद आवे सहकारिता, यानी एक सबकी खातिर, सब एक की खातिर। तो याद आवे सहकारिता। किसाना को के तरीके से सहकारिता हितैषी है, किसानन के तरीके से सहकारिता लाभ पहुंचावे, की जानकारी लेके आज अपनी चौपाल में पधारे ही श्री कृष्णानंद जी शर्मा। आप संयुक्त रजिस्ट्रार हैं, जयपुर में कार्यरत हैं। स्वागत है साहब शर्मा साहब। नमस्कार सभी किसान बंधुओं का। शर्मा जी, जहाँ जिक्र में करियो कि आपसी सहयोग की बात करा तो सहकारिता याद आवे। हाँ सहकारिता क्या चीज़ है, आपने किसान बयान जानकारी दे दे। मैं आपको बताना चाहूँगा, सहकारिता एक बहुत बड़ा विस्तृत व्यवसाय भी है और एक सेवा का विषय भी है। सहकारिता किसानों के लिए सदैव तत्पर रही है। जैसे किसान यदि अपनी उसके पास ज़मीन है, ज़मीन के अंदर वो यदि खाद बीज डालना चाहता है, फसल बोना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास में अल्पकालीन फसली ऋण है। यदि किसान अपने ज़मीन के ऊपर कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना चाहता है तो उसके लिए हम दीर्घकालीन ऋण देते हैं। किसान यदि अपनी उपज को रहन रखना चाहता है तो उसके लिए हम प्लेस ऋण देते हैं। किसान यदि मार्केट के अंदर उसको सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही है, उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए किसान की फसल का सहकारिता विभाग खरीद करता है। तो ग्रामीण भाइयों, शर्मा जी आप बात बताइए कि सहकारिता किसान को हर तरीके से हितैषी है। फसल बोने से लेकर के बेचने तक में सहकारिता सहयोग करे। अब आगे बात करांगा शर्मा जी, बात करा कि एक किसान भाई सहकारिता को सदस्य या सहकारिता से जुड़ के तरीके से सके भी की जानकारी किसान भाई ने होवे तो वो आराम से सहकारिता से जुड़ जा, जानकारी दे दो। ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे राजस्थान के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थित हैं। इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसान अपना आवेदन जाके करे, जिसमें अपनी ज़मीन की जमाबंदी की नकल लेके जाए और 100 रुपये उसकी सदस्यता शुल्क, 100 रुपये उसका सदस्यता शुल्क है और 2 रुपये प्रवेश शुल्क है। उन प्रवेश शुल्क को जमा कराकर और वो जैसे ही वो जमा कराएंगे उनको एक रसीद दी जाती है और रसीद के बाद में उनका जो आवेदन है वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो डायरेक्टर्स हैं, जो संचालक मंडल हैं, वो उस एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं और अप्रूव करने के बाद में वो फिर सदस्य बन जाते हैं। और इस प्रकार सदस्य बन जाने के बाद में वो ग्राम सेवा सहकारी समिति से समस्त प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शर्मा जी एक बहुत अच्छी जानकारी आप बता दी है कि आपने नाम से अगर ज़मीन है तो आपा जमाबंदी की नकल आजकल कंप्यूटर से कठे ही निकल जा, बाहर निकाल के ले जाओ और आपने ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर जो सहकारिता को आपनो सोसाइटी बनेडी भी में चला जाओ, 102 रुपया ले जाओ और बी का सदस्य बन जाओ। बी का सदस्य बनने के बाद में जका लाभ है वह सारा आपाने मिलेगा। तो शर्मा जी आप बात करा भी के लाभ मिले, जहाँ ऋण की बात करा तो किसान भाई ने के तरीके से के प्रकार का ऋण मिले, भी ऋण को जिक्र हो जा, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण दोनों ऋणों को जिक्र हो जा। अल्पकालीन ऋण काश्तकार को उसकी ज़मीन के आकार पर और उसमें ज़मीन पे बोए जाने वाली फसल के आधार पर मिलता है। उसके लिए यदि काश्तकार को ऑनलाइन ही ग्राम सेवा सहकारी समिति में अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन ही काश्तकार को ये पता चलता रहेगा कि उसकी एप्लीकेशन किस जगह पेंडिंग है। जैसे यदि ग्राम सेवा सहकारी समिति में उसने ऋण के लिए आवेदन किया है तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं उसको MCL, जो सबसे पहले उनकी MCL बनती है कि इनकी अधिकतम कितनी ऋण साख सीमा होगी इस ज़मीन पर और फसल के आधार पर। फिर वो स्वीकृत, वहाँ से स्वीकृत होने के बाद में संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक की ब्रांच में जाती है। ब्रांच में ब्रांच मैनेजर उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद में फिर ये जाती है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ही जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं उनके प्रधान कार्यालय में। वहाँ से वो अप्रूव होकर फिर उनको
ऋण मिलता है। और ऋण के लिए भी आजकल जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल सरलीकरण कर दी गया है। ऋण जो है वो किसान के स्वयं के खाते में ही आएगा। शर्मा जी, अल्पकालीन ऋण को जिक्र करा सबसे पहले तो आप अल्पकालीन ऋण कितने दिनों का वास्तव है कि कागजी कार्रवाई चाहे भी को जिक्र हो जा, कितने दिन में भी की रिकवरी हो जा, और भी के बाद में आप करांगा दीर्घकालीन अल्पकालीन के बारे में। अल्पकालीन ऋण दो फसल चक्र के आधार पर दिया जाता है। राजस्थान में 2 फसल चक्र हैं, एक तो खरीफ और एक रबी। खरीफ का जो फसल चक्र है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 अगस्त तक चलता है, और इसकी जो ड्यू डेट है, चुकाने की ड्यू डेट है, वो अगले वर्ष का 31 मार्च है। उसके बाद में 1 सितंबर से और 31 मार्च तक हमारा रबी का ऋण वितरण किया जाता है, जिसकी ड्यू डेट रहती है चुकाने की 30 जून प्रतिवर्ष। और इसके अंदर आवेदन करने के, जिस मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट उसकी जब स्वीकृत हो जाती है तो वो व्यक्ति ऋण लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जब ऋण लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है तो केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समिति उसको ऋण प्रदान करती हैं। उसके लिए केवल और केवल उसको फसल की जमाबंदी की कॉपी और फसल की खसरा गिरदावरी देनी पड़ती है। अल्पकालीन ऋण तो 6 महीना से लेकर 1 साल के बीच। बिल्कुल जी। और दीर्घकालीन ऋण में कितनी अवधि होवे, कितो भी की राशि होवे, जमीन के बिगा रकबे पर होवे या के तरीके से होवे, भी के लिए के कागज चाहिए, बा जानकारी भी देनी है। दीर्घकालीन ऋण के लिए जो अवधि होती है 2 साल से लेकर 15 साल तक होती है। जैसे ट्रैक्टर यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 6 एकड़ ज़मीन चाहिए, 6 एकड़ 12 मासी सिंचित ज़मीन चाहिए, और ज़मीन का जो मूल्य है वो जो डीएलसी दर है जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उस डीएलसी दर के आधार पर उसका ऋण क्षमता निकाली जाती है कि ऋण चुकारण क्षमता इस व्यक्ति की, इस किसान की कितनी है। उसके आधार पर उसको ऋण दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण के अंदर किसान भाई ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के लिए भी ले सकते हैं, किसान भाई अपने कोई अकृषि कार्य करना चाहते हैं, जैसे जीप लेना चाहते हैं जिसको टैक्सी में चलाना चाहें, या कोई कार लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ऋण मिल जाता है। और सिंचाई के साधन, लघु सिंचाई के साधन हो गए, जैसे पाइपलाइन लेना है, आपको डीजल पंप सेट लेना है, इलेक्ट्रिक पंप सेट लेना है, या सोलर पंप सेट लेना है, इन सब के लिए ये ऋण मिलता है। इसमें ज़मीन को बंधक रखा जाता है। अल्पकालीन फसली ऋण के अंदर ज़मीन को बंधक नहीं रखा जाता है। और इसकी जो एजेंसियां हैं वो सहकारिता विभाग में दोनों अलग अलग हैं। दीर्घकालीन फसली ऋण आपको केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक से भूमि विकास बैंकों से माध्यम से मिलता है। और राज्य भर में 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है, जिनकी विभिन्न शाखाओं में जाकर, जो उनके पास में स्थित है, किसान के पास, घर के पास स्थित है, उस वहाँ जाकर अप्लाई कर सकता है। शर्मा जी, कोई भी अगर आप ऋण लें या कर्जो लें तो भी को ब्याज जरूर लागे। हाँ जी। तो किसान भाई ने ब्याज कितो लागे, और मान लो छोटी अवधि के लिए आप ऋण लियो भी पर ब्याज कितो है, लंबी अवधि के लिए ऋण लियो भी पर ब्याज कितो है, और भी की वसूली के तरीके से हुआ है, आप बताइए। अल्पकालीन फसली ऋण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्पकालीन फसली ऋण में राज्य सरकार किसी भी प्रकार का, या ग्राम सेवा सहकारी समिति यदि समय पर चुकारा कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लेते हैं। समय पर चुकारा करने का मतलब ये है कि यदि आपने खरीफ का ऋण लिया है तो आप उसको 31 मार्च तक चुका दें, और रबी में ऋण जो लिया है वो आपको 30 जून तक चुका दें, तो आपको केवल मूल राशि ही चुकानी पड़ेगी, कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। ये अल्पकालीन फसली ऋण की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी 0% इंटरेस्ट पर आपको ऋण मिल रहा है। जहाँ तक दीर्घकालीन ऋण का सवाल है, दीर्घकालीन ऋण के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग ब्याज दरें हैं। वो अलग अलग ब्याज दरें जो आप पर्पज है उसके हिसाब से हैं, कहीं 11% है, कहीं 11.5% है, कहीं 12% है, कहीं 7% भी है। तो ये अलग जो पर्पज आप चुनना चाहेंगे उस पर्पज के हिसाब से ऋण की ब्याज दर है। और उस ब्याज दर में भी सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार की एक अनुकरणीय पहल है कि जो व्यक्ति समय पर चुकारा कर देते हैं उसके लिए भी 5% राज्य सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। लगभग
99,500 व्यक्तियों को गत वर्ष इसका लाभ दिया गया है। अच्छा, मान लो कोई सही टाइम पर आपको भुगतान कर रही है, हाँ जी। तो बिन के अनुदान या कोई माफ़ी या कोई सहायता मिले कि अगर कोई डिफॉल्टर हो जा तो बिन के दंड मिले, आप भी बताइए। सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो रेगुलर चुका रहा है उस काश्तकार को ये मिलता है कि उसको किसी प्रकार का कोई ब्याज ही नहीं देना पड़ता। यदि वो चुकाने की डेट से बाद में चुकाता है तो उसको 3% अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है, यानी 7% काश्तकार को लोन मिलता है। 7% तो सरकार वहन कर रही है, उसके बाद में 7% तो वो और 3% पैनल इंटरेस्ट जो भी उसका है वो उसको चुकाना पड़ता है, यानी 10% उसको चुकाना पड़ेगा यदि समय पर चुकाना नहीं करता है तो। शर्मा जी, किसान फसल पर ऋण लियो और राजस्थान तो साफ संभावनाओं को खेल, कई बार ओलावृष्टि हो जा, पहाड़ों भी पड़ जा, कई बार सूखो भी पड़ जा, तो मान लो किसान के पैदा को नहीं हुई तो वो टेम पर चुकारो नहीं कर पावे, बीसी स्थिति के माँ भी की कोई मदद करी जा सके कि या अभी की मदद सहकारिता करे या राजस्थान सरकार करे या भारत सरकार करे, ये की भी जानकारी दी जा। हाँ, यदि किसी फसल का खराबा हो जाता है तो सरकार ने एक तो फसल बीमा करा रखा है, उस फसल बीमा के अंदर जो क्रॉप कटिंग सर्वे होता है उसके आधार पर कंपनसेशन मिलता है। दूसरा, जो सरकार है राजस्व की वसूली यदि स्थगित करती है तो उनका जो चुकाने का पीरियड है वो चुकाने का पीरियड बढ़ जाता है और वो राज्य सरकार अपना सर्वे कराती है जहाँ पर ऐसी ओलावृष्टि या भयंकर अकाल पड़ गया हो या बारिश बिल्कुल नहीं हुई हो, ऐसी जगहों पर वो करके सहायता देती है राज्य सरकार। उसके अंदर आपको ऋण चुकाने की अवधि बढ़ जाती है ताकि काश्तकार को ये संबल मिल जाए कि हमारे को ब्याज ज़्यादा नहीं चुकाना पड़े, केवल एक चुकाने का पीरियड जैसे मान लीजिए 10 महीने का है तो वो 12 महीने 18 महीने तक एक्सटेंड हो जाता है ताकि वो काश्तकार उसको चुका सके और उसको दोबारा ऋण भी मिल सके ताकि वो दूसरे फसल चक्र में भी अपना काम कर सके। तो किसान भाइयों, शर्मा जी, पहली बात तो आप बताइए कि आपने वक्त पर ऋण लेनो और वक्त पर जमा करानो, असली फायदो सहकारिता को जल्दी मिलेगो कि आपा टेम बिन जमा कराता रहा। कई बार क्या हुआ है कि वक्त की मार वह खराब हो जा तो भी में सहकारिता विभाग या राजस्थान सरकार छूट दे तो वह छूट की अवधि है भी तो ही फायदो लेनो भी के आगे तुरंत जमा करानो ताकि भी छूट को भी फायदो मिल जा। और तमाम अगर आप लगातार आ चीज़ों को फायदो लेता रहेंगा देता रहेंगा तो आप आगे बढ़ता। एक कस्टम हायर ड्यूटी की चीज़ है, ये कस्टम हायरिंग 2019-20 से चालू किया है, राज्य सरकार की योजना है। इस योजना के अंदर हमारे यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ और क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ, इनको हम 10 लाख रुपए के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदवाते हैं जहाँ से काश्तकार स्वयं जाकर अपना जो छोटे काश्तकार हैं, लघु काश्तकार हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनको जुताई का समय आ गया, कोई ट्रैक्टर उधार नहीं देता तो उनको किराए पर हम देते हैं और उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी देते हैं जैसे रोटाविलर भी है, हैरो थ्रेशर भी है इसके अंदर जो खरीद रखे हैं। और लगभग 312 समितियां ऐसी हैं पूरे राजस्थान में 31 मार्च तक जिनको कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में हमने विकसित किया है और विकसित करके उसके अंदर काश्तकार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और यदि इसकी जानकारी संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से मिल सकती है कि भाई आपको ट्रैक्टर देना है तो आप वहाँ पर एक प्रायोरिटी रजिस्टर बना रखा है, उस प्रायोरिटी रजिस्टर के अंदर आप अपना नाम लिखवा दीजिए और जो दरें हैं वो दरें भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर ही तय किया जाता है और वो जो तय किया जाता है वो एग्रीकल्चर विभाग जो मार्केट में दरें हैं उसके आधार पर तय करवाता है। शर्मा जी, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गठन की बात करा तो किस तरीके से हुआ है? समितियां आगे पीछे बढ़ती घटती भी रहें कि इको भी जिक्र कर दो थोड़ा। ग्राम सेवा सहकारी समितियां राज्य सरकार का लक्ष्य है जितने भी ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर उन सभी ग्राम पंचायतों के अंदर एक एक ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठन हो जाए। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो नई बजट घोषणा है उसके अंदर लगभग 4171 आगामी 2 वर्षों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के अंतर्गत सहकारिता विभाग पुरजोर से कार्यरत है और नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर रहा है।
और राज्य सरकार ने इसके लिए 3 लाख रुपए की सदस्यता राशि रखी, यानी 300 सदस्य और 3 लाख रुपए यदि कोई ग्राम पंचायत इकट्ठा कर लेती है और वो अपना एक आवेदन संबंधित जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को देते हैं तो वो उसके गठन की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। शर्मा जी, ग्राम सेवा सहकारी समिति सुविधा की बात करा तो किसान भाई ने की सुविधा दी, बिन रुपये पैसे को ऋण तो दी भी के साथ साथ में कोई खाद बीज भी या कोई इसी ट्रेनिंग भी उपलब्ध करावे के भी सो किसान भाई लाभ उठा सके? हाँ बिल्कुल, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हमारे यहाँ पर न केवल फसली ऋण उपलब्ध कराती हैं, खाद बीज भी उपलब्ध कराती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती हैं। इसके साथ साथ कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भी काम कर रही हैं। कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ जो सक्षम हैं वहाँ पर समर्थन मूल्य पर किसान से उपज खरीद का भी काम कर रही हैं। और राज्य सरकार की ये मंशा है कि ये ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ ग्रामीणों के सभी तरह के कार्य कर सके ताकि एक काश्तकार को अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ही हो जाए, उसको कहीं भी इधर उधर जाना नहीं पड़े। जहाँ तक है ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या घट नहीं रही है, बढ़ रही है। आप देखेंगे 6000 से है 2019 से पहले लगभग 6400 के आसपास थी, वो बढ़कर अब 7000 से ऊपर पहुँच चुकी हैं। सहकारिता विभाग लगातार प्रयत्नरत है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विस्तार हो ताकि जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सभी तरह की सुविधाएं उसको मिल सके, काश्तकार को उसके निवास स्थान के नज़दीक मिल सके। किसान भाइयों, ग्रामीण भाइयों, शर्मा जी आप बात बताइए कि आपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति है वह अपने लिए बहुत सी सेवाएं दे रही है। आप घर बैठे ही दूसरों पूछने की बजाय बिका सदस्य बनसा भी मजाशा और बटे जानकारी लेसा तो सारी अपन जानकारी मिल जिसी के सुविधाएं किसान ने खाद बीज मिल रही है या रिपीओ पीस है या और कोई चीज़ मिल रही है तो तमाम जानकारी थोड़ी सी आपा बैठे जाके लेसा तो ज़रूर मिल सी और भी को फायदो भी आपा ने उठानो चाहिए। शर्मा जी, आगे बात आवे कि किसान हाँ जी खेती को काम करे, हाँ जी, कई बार किसान की मृत्यु हो जा, हाँ जी, कई बार अंग भंग हो जा, हाँ जी, और भी नुकसान हो जा, विशेष स्थिति में कोई मुआवजो या और कोई बिन लाभ मिल सके कि भी की तमाम जानकारी अगर किसान बयान हुआ है तो वही को फायदा उठा ले। सरकार ने और सहकारिता विभाग ने मिलकर लगभग 3 तरह की स्कीम है। यदि काश्तकार बीमार हो जाता है तो लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो लागू कर रखी है, जो लघु और सीमांत काश्तकारों के लिए फ्री में है। और बाकी जो लोग हैं वो 10 लाख रुपए तक का बीमा एक नॉमिनल अमाउंट देकर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पर उपलब्ध है स्वास्थ्य बीमा। दूसरा है हमारा सहकार जीवन सुरक्षा योजना। इस जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत बहुत कम प्रीमियम पर किसान जितनी राशि ऋण की लेता है उसका बीमा कराया जाता है, और यदि कोई असामयिक दुर्घटना या कोई जिसकी वजह से उसका निधन हो जाता है तो उसकी पूरी ऋण राशि माफ़ हो जाती है। ऐसा ही एक तीसरी योजना है सहकार दुर्घटना बीमा योजना। उसके अंदर यदि काश्तकार का कोई अंग भंग हो जाता है या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, अनफॉर्चुनेट कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके अंदर भी काश्तकार को जो कंपनसेशन डिफाइन है उस कंपनसेशन डिफाइन के आधार पर उसको कंपनसेशन मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आपा सहकारिता से जुड़ा सहकारी से आपा कोई ऋण ला तो अपन बीमा हाँ बीमा जरूर करानी है। बीमा से क्या है, अगर कोई मृत्यु हो जाएगी तो भी को बिन फायदो मिलेगो, अगर अंग भंग हो गयो तो भी को फायदो मिलेगो। यानी वास्ते कोई भी ऋण लेने से पहले भी की बीमा बहुत जरूरी है ताकि अपन वो देखना ही कौन पड़े कि कोई भी विपत्ति आ गई या कोई भी संकट आ गया, कोई भी दुर्घटना होगी तो भी को बीमा अपने आप भुगतान करेगो।
एक शर्मा जी बात आवे कि किसान भाई खुद नहीं खेती करकी, कोई बटाईदार है या हिस्सेदार है, हाँ जी, खेती कर रहे है, हाँ जी, तो बिन सहकारिता विभाग की एक तरीके से मदद करे, वो के तरीके से सदस्य बन सके, बिन के तरीके से सदस्य को लाभ मिल सके, इसकी जानकारी भी देनी है। हाँ, बटाईदार जो कृषक हैं या हिस्सेदार जो कृषक हैं, उनके लिए सरकार ने योजना बना रखी है कि वो भी अल्पकालीन फसली ऋण ले सकते हैं। उसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, मान लीजिए मेरे पास में 10 बीघा ज़मीन है और आप उसमें बटाईदार हैं, तो मैं कितने हिस्से का बटाईदार हूँ उस आधार पर आपको ऋण मिल जाएगा। लेकिन आपको मेरे साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई मैं आपके साथ में इतने हिस्से का बटाईदार हूँ, तो उस हिस्से के आधार पर उसको भी ऋण मिल जाएगा। और मेरे जो बाकी हिस्सा है, मान लीजिए आपको मैंने 5 बीघा का करा है और 5 बीघा मैं खुद कर रहा हूँ, तो खुद काश्त कर रहा हूँ, तो 5 बीघा पर आपको मिल जाएगा, 5 बीघा मेरे को मिल जाएगा। उसके लिए आपको केवल एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो भी ज़मीन का मालिक है, खातेदार है, उसके साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट को आपको ग्राम सेवा सहकारी समिति को देना पड़ेगा और सदस्य बनना पड़ेगा। सदस्य बनने के बाद में आपकी MCL स्वीकृत होगी, फिर आपका ऋण आवेदन स्वीकृत होगा। 100 रुपया के शपथ पत्र लिखित पढ़ होने से पहले कोई अटेस्टेड कराना भी जरूरी होगा? हाँ, जो भी एफिडेविट होगा एग्रीमेंट का होगा, एग्रीमेंट का बाद में उसको अटेस्टेशन तो कराना पड़ता है। अच्छा शर्मा जी, एक अहम प्रश्न है कि किसान तो आपके खेती में लाग रहे है, हाँ, और वो बच्चा भी बीसों पाड़ा है, हाँ, और तालीम यानी शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो किसान भाई का भी बच्चा, ग्रामीण भाई का भी बच्चा एक अच्छी तालीम ले, तो भी के लिए भी सहकारिता विभाग कोई सहयोग कर रही है कि कोई अनुदान दे रही है कि कोई वजीफो दे रही है कि इसकी भी जानकारी हो जाए? सहकारिता विभाग इसमें अनुदान तो नहीं दे रहा, लेकिन सहकारिता विभाग काश्तकारों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए ऋण भी देता है। ये सारे ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से तो नहीं, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित होते हैं और वहाँ पर जाकर सीधा उनको जो भी एजुकेशन के लिए जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए किसी IIT में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो IIT के सिलेक्शन का प्रमाण लगाना पड़ेगा, उसकी फ़ीस कितनी है उसका प्रमाण लगाना पड़ेगा, और आपकी ज़मीन कितनी है उसका प्रमाण लगाना पड़ेगा। उसके आधार पर फिर जो भी उसकी एलिजिबिलिटी बनती है उसके आधार पर उसको ऋण दिया जाता है। एक गाँव में भी रू अपने शर्मा साहब, कई बार समस्या आवे कि किसान भाई ने के तरीके से KCC को ऋण लियो भी को भुगतान करना चाहिए या भी को दूसरे खर्चों नहीं करना चाहिए? ऋण का हमेशा काश्तकार को सदैव सदुपयोग करना चाहिए। यदि उसको ऋण फसल के लिए लिया है तो फसल के अंदर ही काम लेंगे तो उसका ज़्यादा मुनाफा होगा। यदि उसका कहीं कोई डाइवर्जन करते हैं तो आप ये देखिए कि फिर वो फसल बोएगा कैसे? काश्तकार को आखिर में तो फसल तो बोनी ही है, क्योंकि उसकी ज़मीन फिर खाली रह जाएगी, फिर क्या करेगा वो? उसी के ऊपर वो निर्भर है। तो फसल के लिए जो ऋण लिया गया है उसको फसल के अंदर ही काम लें ताकि उसका जो है विकास और ज़्यादा हो सके, वो दूसरे काम में नहीं ले। हाँ, दूसरे काम में ना ले। शर्मा जी चौपाल में पधारिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। आज आपने चौपाल को टेम अठे खत्म हुआ, चला राम राम साहब।